डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है 2 पार्ट में रहेगा। और फर्स्ट पार्ट में हम बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन और ये देखेंगे कि जो सेल है, सेल के अंदर अलग अलग टाइप के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कैसे स्टडी किए जाते हैं। और इस पार्ट में हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और जो अलग अलग अमाइनो एसिड्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सेम केमिकल्स। जितने भी जीव जंतु होते हैं वो एक ही प्रकार के केमिकल से, रसायनों से बने होते हैं, या वो एलिमेंट्स हो सकते हैं, फिर कंपाउंड हो सकते हैं। A list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, several others is obtained in a analysis on plant tissue, animal tissue or a microbial paste। तो यदि हम प्लांट टिश्यू को, एनिमल टिश्यू को या फिर किसी भी माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक पेस्ट, जैसे कोलगेट का पेस्ट होता है एक लिक्विड सा पोर्शन, सॉलिडिफाई पोर्शन, तो उनके अंदर जो मेन मेन एलिमेंट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ अदर एलिमेंट्स भी वो देखने को मिलते हैं। इन सेम एनालिसिस ऑन ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट। यदि हम ऐसा ही एक थोड़ा सा जो अर्थ क्रस्ट है, मिट्टी लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, में किसी भी नॉन लिविंग मैटर का, तो वो भी एक ऐसी ही अलग अलग एलिमेंट्स की वो लिस्ट देता है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट। जो अलग अलग लिस्ट हैं, जैसे एक लिविंग थिंग के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, एक नॉन लिविंग थिंग में क्या क्या एलिमेंट हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस रहेगा। इन एब्सोल्यूट टर्म्स, यदि हम ओवरव्यू देखें, एक आउटर स्टडी देखें, तो ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। एक क्लोजर एग्जामिनेशन, लेकिन यदि हम एक डिटेल से एग्जामिनेशन करते हैं तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और यदि हम उसकी कंपैरिजन करते हैं अर्थ क्रस्ट में, वो बहुत कम पाया जाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से ही जो मेनली लिविंग बींग्स हैं उनकी जो बॉडी है वो बनी होती है, जबकि अर्थ के अंदर अलग कंपोजिशन है वो पाई जाती है। उसके बाद है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो हम किसी भी लिविंग बॉडी की जो केमिकल कंपोजिशन है किसी भी सेल की, वो कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए हम एक लिविंग टिश्यू लेते हैं, कोई भी वेजिटेबल या फिर कोई भी पीस ऑफ लीवर, किसी भी लिविंग मतलब जो कि एनिमल का या फिर किसी प्लांट का हम पार्ट ले सकते हैं। उसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे, किसके अंदर ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर Cl3CCOOH, यूजिंग ए मोर्टार एंड पिस्टल। तो जो बायोलॉजी लैब में यूज किए जाते हैं पिस्टल, मोर्टार, ये ग्राइंडिंग के लिए यूज किए जाते हैं, उनके अंदर हम इसको, इनका जो पेस्ट बनाएंगे। स्ट्रेन द थिक स्लरी थ्रू ए चीज क्लॉथ और कॉटन टू ऑब्टेन टू फ्रैक्शन। तो अब जो भी हमको जो पेस्ट मिलेगा तो उसको हम छानेंगे, और छानने के बाद छानेंगे किस चीज़ में, जो चीज़ क्लॉथ होता है, जो पनीर बनाते टाइम कपड़ा यूज किया जाता है, या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा हम ले सकते हैं, जिसके 2 भाग बन जाते हैं, 2 फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या होता है, एसिड सोल्यूबल पूल होता है ये, मतलब जो हमने ऊपर एसिड लिया था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, तो इसके अंदर ये घुल जाता है। जबकि रिटेनेंट क्या होता है, जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन होता है, जो कि जो कपड़ा हमने लिया उसके ऊपर रह जाता है। इन एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन जो मतलब छनक के नीचे आया है, तो उसके अंदर क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक टाइप के कंपाउंड मिलेंगे जिनके अंदर कार्बन कंटेंट है नहीं मिलेगा। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एसिड सोल्यूबल पूल्स। और एसिड सोल्यूबल पूल के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको भी देखा गया है। Analysis for compound given an idea of kind of organic and inorganic constituent present in living tissue। और जब हम इनकी अलग अलग कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो उसे एक आइडिया मिलता है कि जो सेल है किसी भी लिविंग टिश्यू से हम लेते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो पाए जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, वे ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू और ड्राई इट। कोई भी लिविंग टिश्यू है
प्लांट का या फिर एनिमल का वो लेंगे हम और उसको सुखाएंगे। रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट, और जो बच जाता है सूखने के बाद वो ड्राई वेट कहलाता है। जब उसमें से सारा वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, तो जो सूख जाता है मतलब। टिश्यू इज फुली ब्रंट, तो जो ड्राई सब्सटेंस हमने जो किया है उसको जलाया जाता है। ऑल कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज, जिसके अंदर जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो गैसेस में बदल जाते हैं, जैसे CO2 वाटर वेपर्स, और वो रिमूव किए जाते हैं। रिमेनिंग एस, जो बचा हुआ जो राख होती है, कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम ऐसे कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट है वो पाए जाते हैं। एलिमेंट्स एनालिसिस गिव एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन फॉर्म ऑफ, तो इस तरीके से हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं जिसमें बिल्कुल कोई भी सब्सटेंस है वो इंडिविजुअल एलिमेंट में इंडिविजुअल एटम्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, जो डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट है। इसके अंदर जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कार्बन है, वो देखने को मिलते हैं। तो सेल के अंदर जो ज़्यादातर जो कंपोनेंट पाए जाते हैं उनको बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स बोलते हैं, और इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले माइक्रो मोलिक्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए क्या होते हैं। कंपाउंड फाउंड इन एसिड सोल्यूबल पूल, जो एसिड के अंदर घुला हुआ जो सब्सटेंस था, जो हमने शुरुआत में जो एनालिसिस की है इससे पहले स्लाइड में, तो उसके अंदर जो भी कंपाउंड थे उनका जो मोलिकुलर वेट है वो कम था, और कम कितना, 18 से लेके 800 डाल्टन तक। डाल्टन ये एटॉमिक मास यूनिट होती है जो बायोमोलिक्यूल्स के मास को मापती हैं, छोटे मास को मापने के लिए यूज किया जाता है। तो इनका जो मास है वो 800 डाल्टन से कम रहता है, इनको माइक्रो मोलिक्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद है मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। ये 4 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका जो मोलिकुलर वेट है वो ज़्यादा मात्रा में मिलता है, 10,000 डाल्टन के अंदर भी मिल सकता है। फाउंड अबो इन एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, और जो कि हमने जो चीज़ क्लोथ से छाना था जो भी मटेरियल है, तो उसके अंदर जो वो नहीं घुल पाया था, तो जो ऊपर रह गया था फिल्टर पेपर के या फिर जो भी फिल्टर हम यूज कर रहे थे उस पर रह गया था, तो उसको हम उसमें ज़्यादातर जो कंपोनेंट है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ही थे, जिनके अंदर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड्स पाए जाते हैं। और इन्हीं के बारे में हम नेक्स्ट जो स्लाइड हैं उनमें पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल में। लिपिड्स हैं जो वो स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं आते हैं, क्योंकि जो लिपिड्स आर इंडीड स्मॉल मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स एंड आर प्रेजेंट नॉट ओनली एज सच। तो जो लिपिड्स हैं तो वो एग्रीगेशन से मिलके बनते हैं, उनके जो छोटे कंपोनेंट होते हैं, जो यूनिट होती हैं, उनके जो मोलिकुलर वेट है वो बहुत कम होता है, और वो ऐसे नहीं पाए जाते, वो अरेंज्ड में पाए जाते हैं जो वेसिकल्स हैं। जैसे लिपिड्स की जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे लास्ट में, इन्हीं के जो अलग अलग जो बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स की जो सीरीज पढ़ेंगे, तो उनके अंदर लिपिड एक छोटी स्ट्रक्चर होती है लेकिन वो अरेंजमेंट से वेसिकल बनाती हैं, विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल, जो कि पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होती है। इसकी वजह से वो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का एक कंपोनेंट बनाती हैं, एंड गेट सेपरेटेड अलोंग विद एसिड इनसॉल्युबल पूल, और इसी की वजह से वो एसिड इनसॉल्युबल पूल के साथ सेपरेट हो जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायो जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, हेट्रोपोलीमर, हेट्रो का मतलब अलग अलग मोनोमर यूनिट से मिलकर बनते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड लीनियर चेन ऑफ 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड, तो जो मोनोमर होता है वो अमाइनो एसिड होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। 20 टाइप के मेन अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, और जो ये अमाइनो एसिड हैं वो किन से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड की जो काफ़ी सारी जो चेन होती है उन्हीं को पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, और काफ़ी सारे जो पॉलीपेप्टाइड हैं वो मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। टाइप ऑफ अमाइनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि हमारी डाइट के जरिए सप्लाई किए जाते हैं बॉडी में, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का मतलब है कि हमारी बॉडी है वो खुद बना लेती है, उसके लिए बाहर से ज़रूरत नहीं होती है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी को एसेंशियल बोलते हैं, जो अपने आप बन जाए तो वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में आ जाती हैं। फंक्शंस क्या रहते हैं, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन है हमने जो इससे पहले लेक्चर में देखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, कि जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं और कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं खासकर, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। साथ में जो एंटीबॉडी जो होती हैं वो भी प्रोटीन की बनी होती हैं, वो क्या करती हैं, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ लड़ती हैं, उनको ख़त्म करती हैं।
साथ में जो हार्मोन होते हैं, केमिकल मैसेंजर, और जो इंजाइम्स हैं, जो बायोकैटलिस्ट होते हैं, जो रिएक्शन रेट को फास्ट करते हैं, तो वो भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। कोलेजन क्या है? ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है एनिमल वर्ल्ड में। एनिमल वर्ल्ड जो एनिमल है होते हैं, एनिमल की बॉडी होती है, उसमें सबसे ज़्यादा कोलेजन ही प्रोटीन पाया जाता है। जबकि रूबिस्को क्या है? रूबी राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसकी फुल फॉर्म है ये। और ये प्रोटीन प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और हमको पता है जो बायोस्फीयर है, जैवमंडल है, उसके अंदर प्लांट्स ज़्यादा हैं एनिमल से। तो इसलिए यदि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूछें पूरे होल बायोस्फीयर में तो वो रूबिस्को है, और यदि एनिमल वर्ल्ड में पूछें तो वो कोलेजन है। तो प्रोटीन है वो अलग अलग जो अमाइनो एसिड हैं उनकी जो चेन जब बनती हैं तो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। इसके टाइप भी हम पढ़ेंगे, जो इसकी स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन है वो देखने को मिलता है। तो जनरल जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की वो ये रहती है, अलग अलग फॉर्मेट में जो चेन है अमाइनो एसिड की वो पाई जाती है। उसके बाद अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप एज सब्सटीट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, अल्फा कार्बन जिसको बोलते हैं, और सो कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड। तो एक अल्फा कार्बन होती है, उसके पास एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप जो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी बोल सकते हैं, वो ग्रुप एक ही कार्बन पे पाए जाते हैं। सब्सटीट्यूटेड मीथेन इज इन विच फॉर सब्सटीट्यूएंट ग्रुप्स हाइड्रोजन कार्बोक्सिल ग्रुप है जो अमाइनो ग्रुप है, और एक वेरिएबल ग्रुप डिजाइंड एज ए आर ग्रुप। तो जो जर्नली यदि रिप्रेजेंट किया जाता है अमाइनो एसिड को, तो एक साइड में कोई भी सब्सटीट्यूटेड मीथेन ग्रुप का मतलब आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, RC, ऊपर लग जाएगा COOH और नीचे NH2। तो अलग अलग, और एक साइड में हाइड्रोजन रह जाते हैं। तो जो आर है वो अलग अलग वेरिएबल डिजाइन का हो सकता है, जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप होता है उसमें कार्बन का जो नंबर होता है अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो वो भी यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। मैनी अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप, जैसा हम आर ग्रुप यूज करते हैं उसी बेस पे जो बहुत सारे अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर है वो मिलेगी। बट ओनली 20 टाइप्स अक्कर इन द प्रोटीन, प्रोटीन फॉर्मेशन में केवल 20 प्रकार के अमाइनो एसिड ही यूज होते हैं, जबकि वैसे तो अमाइनो एसिड काफ़ी टाइप के होते हैं। आर ग्रुप कैन बी हाइड्रोजन, आर ग्रुप जो हम बोल रहे हैं एल्काइल ग्रुप, उसके अंदर वहाँ पे केवल हाइड्रोजन भी मिल सकता है। बाकी जो COOH और NH2 एक अमाइन ग्रुप और एक कार्बोक्साइल ग्रुप ये हमेशा प्रेजेंट मिलते ही हैं। तो सिंपलेस्ट जो अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन है। यदि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप है आर की जगह पे, वो एनालिन हो जाता है। हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है तो वो सीरिन हो जाता है। तो अलग अलग अमाइनो एसिड हैं ये। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन अमाइनो एसिड, कार्बोक्साइल ग्रुप एंड आर ग्रुप। तो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी किस प्रकार से ये अलग अलग जो अपने गुण हैं वो दिखाते हैं, वो इन्हीं ग्रुप से प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं, कार्बोक्साइल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, आर ग्रुप किस फॉर्म में प्रेजेंट है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप, तो टाइप अलग अलग हो जाते हैं अमाइनो एसिड के कि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप कितने प्रेजेंट है। जैसे एसिडिक है, एसिडिक में क्या रहेगा, कार्बोक्साइल जो ग्रुप है वो ज़्यादा रहते हैं, अमाइनो ग्रुप कम होते हैं। अमाइनो ग्रुप बेसिक नेचर को शो करता है, कार्बोक्सिल ग्रुप एसिडिक नेचर को शो करेगा। तो एसिडिक के अंदर हम समझ सकते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं, अमाइनो ग्रुप कम होते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड होता है। जबकि बेसिक लाइसिन होता है, इसके अंदर क्या है, अमाइनो ग्रुप ज़्यादा है, कार्बोक्सिल ग्रुप कम है। और जो न्यूट्रल होते हैं उनके अंदर दोनों ग्रुप हैं, कार्बोक्साइल और अमाइनो, वो इक्वल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे वैलिन है वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है। उसके बाद एरोमेटिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जिनके अंदर एरोमेटिक चेन पाई जाती है। कार्बन है जो चेन में रिंग में पाया जाएगा, बल्कि रिंग में जैसे बेंजीन रिंग टाइप में पाए जाते हैं, जैसे टायरोसिन, फिनाइलएलनिन है, ट्रिप्टोफैन है, ये वो अमाइनो एसिड है जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड के एग्जाम्पल रहेंगे। पार्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या होती है अमाइनो एसिड की, आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 अमाइनो ग्रुप और COOH ग्रुप, सो इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH, अलग अलग pH के सॉल्यूशन में ये अलग अलग आयनाइज हो सकते हैं, और इसको ज्विट्रिक आयनिक नेचर बोलते हैं, जिसकी वजह से ज्विटर आयन के रूपों में पाए जाते हैं अमाइनो एसिड। और जो स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड की वो चेंज हो सकती है जिस भी प्रकार के हम उसके pH में उसको रखते हैं। तो ये है जर्नल जो स्ट्रक्चर है। आर ग्रुप होता है एक साइड में NH2 अमाइनो ग्रुप है, एक साइड में COOH कार्बोक्साइल ग्रुप है, और एक साइड में H रहता है, कार्बन है जो अल्फा कार्बन होती है। तो जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड पूछे तो यही बना के आनी है आपने। और
जो अमाइनो एसिड हैं वो काफ़ी सारे चेन में लग के ही प्रोटीन बनाते हैं। और जैसे हम देख सकते हैं इन चेन को, यदि अमाइनो एसिड हैं, यहाँ पे अलग अलग अमाइनो एसिड है, फिनाइलैनिन, ल्यूसीन, सेरीन, सिस्टीन, तो अलग अलग अमाइनो एसिड वो चेन में मिलके ही प्रोटीन बनाते हैं। तो एक ओवरव्यू 20 अमाइनो एसिड का आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो NH2 NH2 NH2, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप मिलेगा, एक COOH। ये जो फॉर्मेट है वो COOH को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनके नाम हम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, जैसे ग्लाइसिन है उसको G से रिप्रेजेंट किया जाता है, एलानिन है A से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद वेलिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है। तो ये 20 टाइप के अमाइनो एसिड हैं। और उसके बाद इनके जो कलर हैं अलग अलग कलर में हैं, जैसे ये रेड कलर में दे रखा है तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो एलिफैटिक होता है ये, और जो ग्रीन है वो एरोमेटिक के हैं। और यदि ब्लू है और साथ में प्लस का निशान है तो चार्जड मिलेंगे। और रेड ये वाले हैं तो ब्लू कलर जो थोड़ा डार्क ब्लू है वो चार्जड है, वो नेगेटिव चार्ज के हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिया मिलेगा, वो कलर से हमको देखना है। जैसे कि यहाँ पे हम देखना चाहें तो ये जो D और E हैं ये थोड़े से डार्क ब्लू कलर में हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं। जबकि पॉजिटिवली चार्ज के एग्जांपल क्या रहेंगे, जो कि लाइसिन है, आर्जिनिन है, एस्टिडिन है, तो ये नेगेटिवली चार्ज है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी जो अलग अलग होते हैं, जैसे G है, M है, तो ये सिंबल है, अल्फाबेटिकली इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और जर्नल स्ट्रक्चर है वो यहाँ से देख सकते हैं अमाइनो एसिड की। तो एक ओवरव्यू है 20 टाइप के जो अमाइनो एसिड हैं उनका, जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप की जो रहती है। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एज ए चेन, जो अमाइनो एसिड हैं वो एक के पीछे एक लगे होते हैं, वो एक सिंपल चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे बस। और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन प्रोटीन। और ये प्रोटीन के अंदर जो भी अलग अलग पोजिशन पे कौन सा अमाइनो एसिड है तो बताता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। टू एंड होते हैं, एक एन टर्मिनल अमाइनो एसिड होता है एक साइड में, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है लेफ्ट हैंड साइड में जो रिप्रेजेंट किया जाता है एन टर्मिनल होता है, और जबकि राइट हैंड साइड में सी टर्मिनल एंड होता है अमाइनो एसिड का, बल्कि चेन का, प्रोटीन चेन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसकी चेन का सी टर्मिनस और एन टर्मिनस एंड होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती हैं, प्रोटीन थ्रेड फोल्डेड, जो एक धागे जैसी स्ट्रक्चर है, जो एक चेन सिंबल चेन लाइक स्ट्रक्चर है वो फोल्ड हो जाती है, वो मुड़ जाती है कुछ जगह से, इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स, वो स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना लेती हैं। जैसे रिवॉल्विंग स्टेयरकेस होती है, घुमावदार सीढ़ियाँ होती हैं, उस प्रकार से ओनली राइट एंड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड। और आज तक वैसे जो हेलिक्स हैं वो दोनों फॉर्मेट में हो सकते हैं, राइट और लेफ्ट में, लेकिन राइट हैंडेड हेलिक्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, अभी तक वही ऑब्जर्व किए गए हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, लॉन्ग प्रोटीन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए होलो वुडन बॉल। तो इसके अंदर क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में एक वुडन बॉल, वुलन बॉल जैसे जो ऊन की गेंद होती है उस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर भी होती हैं और अल्फा और बीटा सीट्स भी देखने को मिलती हैं। तो हम जब स्ट्रक्चर इनके पिक देखेंगे तब देखेंगे इनको। और जो टर्सरी स्ट्रक्चर ये वुलन बॉल जैसी स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लेती हैं, गिविंग राइज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर थी वो 2D थी, यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन की बनेगी। और ये किसके लिए, यही स्ट्रक्चर ऐसी है जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं अलग अलग जो काम करते हैं प्रोटीन, उसी में ये स्ट्रक्चर ही अपना रोल प्ले करती हैं। सम प्रोटीन्स आर एन असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट। और कई प्रोटीन ऐसे होती हैं जो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के इसमें बने हुए मिलेंगे, कई पॉलीपेप्टाइड चेन है वो मिलके एक टर्सरी स्ट्रक्चर वो बनाती हैं। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होती है, मैनर इन विच इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड, जो ऊपर वाली जो फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड है अलग अलग, वो सेकेंडरी भी हो सकते हैं प्राइमरी भी। और जो सब यूनिट हैं वो अरेंज हो जाती हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और जैसे कि ह्यूमन हीमोग्लोबिन होता है जो, वो 4 सब यूनिट होती है, उसमें 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा चेन और 2 सब यूनिट ऑफ बीटा चेन, तो ये मिलके ही जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। और जो टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती हैं यही सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वो करती हैं। और जो प्रोटीन फोल्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हायर क्लासेज में, उसमें यही देखा जाता है कि प्रोटीन बनने के बाद उसको फोल्ड किया जाता है अलग अलग फॉर्म में, सेकेंडरी में, टर्सरी में और क्वाटरनरी में, तभी जाके वो एक्टिविटी कर सकता है। यदि प्रोटीन फोल्डिंग ना हो तो जो प्रोटीन है बनाया हुआ वो वेस्ट चला जाएगा, उसका कोई काम नहीं होता है। तो डायग्राम से समझते हैं हम,
जो पिक है प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक अमीनो एसिड के पीछे दूसरी इस तरीके से एक सिंबल एक चेन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, जबकि सेकेंडरी के अंदर एक हेलिक्स बनना शुरू हो जाएगा स्टेयरकेस टाइप में, और जबकि इसके अंदर कुछ जब ये हेलिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के पैरेलल आ जाती हैं तो सीट्स बीटा सीट्स टाइप स्ट्रक्चर बनाती हैं। टर्सरी में क्या होता है, जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जैसे इसके अंदर हम देख सकते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर भी हैं, बीटा सीट्स वगैरह भी हैं, यही एक आपस में कंपोजिट करके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और जब ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर काफ़ी आपस में मिल जाती हैं तो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, वो इन्हीं का ही मॉडिफिकेशन होता है। क्वाटरनरी सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, सबसे सिंपल है प्राइमरी। तो अलग अलग फॉर्म में ये देखने को मिलती हैं जो स्ट्रक्चर होती हैं प्रोटीन की। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए आरएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ओनली फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल काम करते हैं जो कि एक कंपोनेंट्स के रूप में बायो मैक्रोमोलिक्यूल के रूप में पाया जाता है सेल में। और जो न्यूक्लियोटाइड है उनके अंदर मेनली 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो नाइट्रोजिनियस बेस हैं, मोनोसैकेराइड्स पाए जाते हैं जो कि शुगर होती हैं, और फॉस्फोरिक ग्रुप जो कि फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजिनियस बेसिस, शुगर, और शुगर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं इनकी नेचर। जैसे डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो डीएनए रहेगा, और यदि राइबोज शुगर है तो आरएनए होता है। तो नाइट्रोजिनियस बेस हैं जो कार्बन कंपाउंड विद हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है एक रिंग में जो कार्बन के अलावा, जैसे कार्बन की रिंग होती है वैसे तो, लेकिन कार्बन के अलावा कुछ और कंपोनेंट भी होते हैं। जैसे बेंजीन है उसमें सारे कार्बन होते हैं स्ट्रक्चर में, यदि बेंजीन की स्ट्रक्चर आपको ध्यान है तो। लेकिन बेंजीन में किसी भी एक कार्बन को हटा के यदि हम किसी नाइट्रोजन ऑक्सीजन को ले आएं तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का एग्जांपल होता है। जैसे एग्जांपल है प्यूरिन, प्यूरिन में एडेनिन ग्वाइनिन आ जाते हैं, जबकि पायरिमिडिन में ये अलग अलग फॉर्म है नाइट्रोजीनियस बेस की, तो इसमें साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आ जाते हैं। तो ये अलग अलग नाइट्रोजीनियस बेस हैं वो पाए जाते हैं डीएनए में, आरएनए में। मोनोसैकेराइड शुगर है वो राइबोज मिलती है, एक मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर है जो कि आरएनए में पाई जाती है राइबोन्यूक्लिक एसिड में, जबकि 2-डीऑक्सीराइबोज जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए में पाई जाती है। तो शुगर के बेस पे और नाइट्रोजीनियस बेस की कंपोजिशन के बेस पे जो डीएनए और आरएनए है वो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल होते हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब अपनी जो इन्फॉर्मेशन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। शुगर comprises ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ ऑन एनी लिविंग टिश्यू और ए सेल। जो शुगर है वो रियल में एक ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन बनाता है, ज़्यादातर शुगर ही पाई जाती हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के रूप में किसी भी लिविंग टिश्यू या सेल में। एग्जाम्पल है जैसे एडाइलिक एसिड है, थाइमिडिलिक एसिड है, ग्वानिलिक एसिड है, यूरिडिलिक एसिड है, सिस्टिलिक एसिड है। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड हैं। और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के जब जैसे अमीनो एसिड की चेन को हम प्रोटीन बोलते हैं, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स की चेन को हम जेनेटिक जो मटेरियल है या फिर न्यूक्लिक एसिड है वो बोला जाता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस अटैच टू ए शुगर। इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप नहीं मिलेगा, जब फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच हो जाता है उसको न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। जबकि यदि हम इन 3 कंपोनेंट्स में से एक फॉस्फेट ग्रुप उसको हटा देते हैं, क्या बचाता है, नाइट्रोजीनियस जो नाइट्रोजन बेस किसके साथ अटैच होता है, शुगर के साथ ही मिलेंगे, बस तीसरी कंपोनेंट वो नहीं मिलेगा। जैसे एडिनोसाइन, इनको नाम लिखते टाइम साइन लगाया जाता है पीछे, ये एडिनोसिन, ग्वाइनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन और जो साइटिडीन है। तो साइन जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो प्यूरिन्स के लिए हैं, और जो आइन वर्ड यूज किए जाते हैं वो पायरिमिडीन के लिए हैं, आइंस। तो ये न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं। और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, जो डीएनए और जो आरएनए का फॉर्मेट एक देखने को मिलता है, जैसे चेन में पाए जाते हैं ये, और काफ़ी सारी जो चेन है वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जो वाटसन और क्रिक ने जैसे जो डीएनए का एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एक जेनेटिक मटेरियल है उसकी स्ट्रक्चर दी थी, तो एक बी टाइप का डीएनए की काफ़ी फॉर्म पाई जाती हैं, ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म बी डीएनए होता है। और डीएनए की आपने काफ़ी जगह पे प्रैक्टिकल फाइल्स होती हैं या फिर जो अलग अलग जगह पे पिक भी देखी होगी, डीएनए की काफ़ी फैमिलियर पिक होती हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 स्ट्रैंड होती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की। जो पॉलीपेप्टाइड चेन एक साइड में, दूसरी पॉलीपेप्टाइड जो दोनों क्या है एक दूसरे में हेलिकल स्टेयरकेस जैसी स्ट्रक्चर है, जैसे जो घुमावदार सीढ़ी है उस टाइप की स्ट्रक्चर है वो बनाती हुई मिलती हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ए पेयर ऑफ बेसिस। और जहाँ पे जो नाइट्रोजीनियस बेस हैं वो पेयर बनाएंगे एक दूसरे के साथ। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है डिटेल में 12th में रहती है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर रहेगा वहाँ पे काफ़ी डिटेल में यहाँ पे एक आप आइडिया ले सकते हो डीएनए की स्ट्रक्चर का, जिसके अंदर प्रत्येक जो स्टेप है, जैसे सीडी का एक प्रत्येक स्टेप होता है वो
एंड द स्ट्रैंड टर्न्स 30 डिग्री। तो हर एक, जैसे घुमावदार सीढ़ी में हर एक सीढ़ी पे जो एंगल है वो 30 डिग्री का बन जाता है। जैसे ये फर्स्ट स्टेप है ऊपर वाली पिक में, और उसके बाद सेकंड वाला स्टेप है वो 30 डिग्री का एंगल बनाए मिलेगा फर्स्ट के साथ में। वन फुल टर्न ऑफ हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स और 10 स्टेयरकेस। एक बारी जब जैसे कंप्लीट, जैसे यहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद यहाँ तक एक जो पूरा टर्न घूम जाता है स्टेयरकेस का, तो वो 10 स्टेप 10 सीढ़ियाँ लिए होता है, या फिर 10 बेस पेयर हैं वो लिए हो जाते हैं, उनके पास 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। पिच का मतलब है डिस्टेंस, प्रत्येक जो टर्न के बीच में, जैसे एक टर्न कंप्लीट जो यहाँ से यहाँ तक आप एक टर्न मान सकते हो, बल्कि यहाँ से यहाँ तक बनेगा पूरा एक टर्न है, उसमें 10 बेस पेयर होते हैं। और जो डिस्टेंस है एक कंप्लीट टर्न के बीच में वो 34 एंगस्ट्रॉन होती है। एंगस्ट्रॉन किसको बोलते हैं? 10⁻⁻10 मीटर को बोलते हैं, बहुत ही छोटी इकाई होती है मीटर की ये। राइज पर बेस पेयर वुड बी, और जिसकी वजह से पर बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, एक सीढ़ी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी रहेगी? यदि हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं 3.4 एंगस्ट्रॉन रहती हैं। मोर देन ए डजन फॉर्म्स ऑफ डीएनए नेम्ड आफ्टर इंग्लिश अल्फ़ाबेट विद यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स। तो काफ़ी सारे डजन्स का मतलब 12 से भी ज़्यादा प्रकार के जो डीएनए है वो पाए जाते हैं, और उनको अलग अलग अल्फ़ाबेट से हम, जैसे ये बी डीएनए हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ए डीएनए भी होता है, जेड डीएनए भी होता है, तो उनको स्ट्रक्चरल फीचर के बेस पे अलग अलग हम समझते हैं। तो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए की स्ट्रक्चर दी थी, एक स्टेयरकेस जैसी सीढ़ी होती है, घुमावदार सीढ़ी, तो उनमें हम वाटसन और क्रिक को देख सकते हैं। तो इन्होंने काफ़ी एक इवोल्यूशनरी जो डिस्कवरी है वो दी थी, और जिसके बेस पे काफ़ी सारी जो मिस्ट्री हैं जेनेटिक मटेरियल की वो सॉल्व होती गई है। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड्स, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पे ये काफ़ी सारे एक पॉलीमर्स ही हैं सारे जो हम बायोमैक्रोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं, और इनके अंदर जो मोनोमर यूनिट है अलग अलग रहती हैं। जैसे पॉलीसैकेराइड्स में जो मोनोमर यूनिट है वो मोनोसैकेराइड होते हैं, जो ग्लूकोज वगैरह है, लैक्टोज वगैरह है, फ्रक्टोज वगैरह है, ये मोनोसैकेराइड होते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। इन्हीं से मिलके मतलब लॉन्ग चेन है वो बनती हैं। रिड्यूसिंग एंड राइट एंड ऑफ द पॉलीमर, जैसे वहाँ पे हमने प्रोटीन में पढ़ा था सी टर्मिनल एंड टर्मिनल एंड, यहाँ पे एक एंड होता है रिड्यूसिंग एंड, राइट एंड होता है पॉलीमर का, एक नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है जो लेफ्ट एंड होता है चेन का, और ये एंड किस में? पॉलीसैकेराइड चेन में पाए जाते हैं। स्टार्च स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी, अलग अलग एग्जांपल है, जैसे स्टार्च है प्लांट टिश्यू में जो मेन खाना है वो स्टोर करके रखता है। फॉर्म्स हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और ये भी हेलिकल काफ़ी स्प्रिंग लाइक की स्ट्रक्चर बनाता है। एंड कैन होल्ड I2 मोलिक्यूल, जो आयोडीन का मोलिक्यूल है उसको ये पकड़ के रख सकता है हेलिकल पोर्शन के अंदर, और जिसकी वजह से स्टार्च I2 इन इज ब्लू इन कलर, जिसकी वजह से स्टार्च है वो ब्लू कलर देता है आयोडीन सॉल्यूशन में। जो स्टार्च टेस्ट किया जाता है लैब के अंदर, वो स्टार्च प्रेजेंट है नहीं है, जैसे सैंपल दिए जाते हैं तो उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ही मिला के देखा जाता है। आयोडीन सॉल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू वो पहले ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन, लेकिन वैसे लाइट ब्राउन होता है ज़्यादातर, और जैसे ही हम इसको स्टार्च के सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो इसका कलर है डार्क ब्लू या फिर ब्लैक कलर है वो हो जाता है। तो कलर चेंज ही दिखाता है कि स्टार्च वहाँ पे प्रेजेंट है। तो स्टार्च टेस्ट देने का रीज़न यही है कि इसके पास जो आयोडीन मॉलिक्यूल है उसको पकड़ने के लिए जगह होती है। एग्जाम्पल क्या है? जो अलग अलग स्टार्च के अलावा अलग अलग जो ग्लाइकोजन है, ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, स्टोर हाउस होता है, जैसे ऊपर स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी था ना, ये एनिमल्स में होता है, वो प्लांट्स में होता है। और यहाँ पे जो कार्बन एटम्स की चेन पाई जाती है अमाइलोपेक्टिन, एंड गिव्स रेडिश ब्राउन कलर विद I2, और जो ये ग्लाइकोजन है ये लाल रंग का बना देता है, जो आयोडीन सॉल्यूशन है जो ब्राउन से रेडिश ब्राउन कलर है वो चेंज हो जाता है I2 का, आयोडीन सॉल्यूशन का। जबकि इनुलिन है, इनुलिन ये पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का, एक पॉलीसैकेराइड चेन है ग्लाइकोजन की, जैसे ग्लाइकोजन की पॉलीसैकेराइड चेन है होती है इनुलिन। सेलुलोज क्या है? ए होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ही होमोपॉलीमर का मतलब है इसके अंदर केवल ग्लूकोज ही पाए जाते हैं चेन में लगे हुए, और ये प्लांट सेल वाल बनाता है। ज़्यादातर जो सेलुलोज हम देखते हैं प्लांट सेल वाल में पाया जाता है, सेलुलेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट करता है, और ये I2 टेस्ट नहीं देता है, आयोडीन को ये होल्ड नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से ये आयोडीन टेस्ट नहीं दे सकता। पेपर है वो भी प्लांट पल्प का बना होता है, प्लांट का जो छिलका वगैरह होता है, और कॉटन फाइबर जो होते हैं वो भी सेलुलोज ही होते हैं, नेचर में सेलुलोज ही पाया जाता है उनमें। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड,
तो सिंपल कुछ पॉलीसैकेराइड थे, जबकि कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड में काफ़ी सारे होमोपॉलीमर्स हैविंग बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमाइनो शुगर, कुछ अमाइनो शुगर्स भी, जैसे अमाइनो एसिड हमने प्रोटीन में देखे हैं, लेकिन कुछ जो पॉलीसैकेराइड है वो अमाइनो एसिड भी लिए होते हैं। एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर, कुछ स्पेशल टाइप की केमिकली मॉडिफिकेशन से, जैसे कुछ ग्रुप वगैरह हैं, एक्स्ट्रा ग्रुप वो अटैच हो जाते हैं, जैसे मेन स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे ग्लूकोसामाइन है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइंस हैं, ये अलग अलग जब शुगर्स प्रेजेंट हो जाती हैं तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। ये जो अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं ना, तो उनकी जो आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस पे अलग अलग टाइप के जो पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं वो इसी टाइप के रहते हैं, इन्हीं की वजह से ब्लड ग्रुप ए बी सी पाया जाता है। एक्जोस्केलेटन ऑफ अर्थ्रोपोड, जो अर्थ्रोपोड जो इंसेक्ट होते हैं उसका जो बाहरी स्केलेटन होता है, मेन ढांचा बाहर होता है उनके, जो उनकी प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल हैव ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, जो काइटिन है, काइटिन भी एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड ही है, मतलब जो सिंपल पॉलीसैकेराइड में कुछ ना कुछ चेंज होके ही वो स्ट्रक्चर है वो बनाई गई होती है। तो पॉलीसैकेराइड्स की हम यहाँ से पिक देख सकते हैं, जो स्टार्च है एक पॉलीसैकेराइड होता है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती हैं। और यदि हम इसके जो छोटे छोटे डॉट से देखें, ये बीड्स मन के टाइप में, तो ये ग्लूकोज की यूनिट है। और जब 3 ग्लूकोज यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को, एक पार्ट को थोड़ा जूम करके दिखा रखा है, तो इसमें ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं वो ग्लूकोज चिपके हुए आपस में, और इन्हीं के अटैच होने की वजह से जो पॉलीसैकेराइड है वो कंप्लीट शेप लेता है। उसके बाद लिपिड्स, जो कि एक बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एसेप्शन होता है इसका, एसेप्शनली इसको माना जाता है। वाटर इनसोल्यूबल कैन बी सिंपली फैटी एसिड, तो वाटर इनसोल्यूबल होता है, ये पानी में नहीं घुलता, और ये फैटी एसिड होते हैं, जनरली इनको फैटी एसिड भी बोला जाता है। फैटी एसिड हैज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू एन आर ग्रुप, जो फैटी एसिड है इसकी जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, COH ग्रुप होता है, जो कि आर चेन के साथ अटैच होता है। आर मतलब एक जो एल्काइल ग्रुप है, चेन ऑफ कार्बन एटम्स, उसको हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अलग अलग चेन में अलग अलग कार्बन हो सकते हैं। आर ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनका फार्मूला जो होता है CnH2n+1 होता है। तो एन की वैल्यू अलग अलग रखने से कार्बन के जैसे नंबर हम अलग रखेंगे तो हाइड्रोजन का नंबर भी अलग रहेगा। और हाइयर नंबर भी हो सकता है, जिसके अंदर जो CH2 है जो बीच में प्रेजेंट होता है चेन के, तो उसकी संख्या 1 से लेके 19 तक भी हो सकती है, और 16 भी हो सकती है, जैसे पालमेटिक एसिड होता है। 20 किसके अंदर पाई जाती हैं, आर्कियोनोडिक एसिड के अंदर। जो आर ग्रुप है वो काफ़ी लंबी चेन में पाया जाता है। कैन बी सैचुरेटेड, ये 2 टाइप के होते हैं जो फैटी एसिड हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके पास कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, खासकर तो डबल बॉन्ड ही पाया जाता है। तो 2 प्रकार के होते हैं ये फैटी एसिड्स हैं जो। और सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल विच इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, जो सिंपल लिपिड होता है बिल्कुल सिंपलेस्ट वो ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है, जिसमें जो आर ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप रह सकता है, जिसकी वजह से उसको ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं। और मैनी हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, और जो लिपिड्स हैं कईयों के पास दोनों होते हैं, ग्लिसरॉल भी और फैटी एसिड भी। जो फैट है, फैट का जब डाइजेशन होता है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है वो, तो फैट एक प्रकार का लिपिड ही होता है। फैटी एसिड आर फाउंड एस्ट्रिफाइड विद ग्लिसरॉल, कैन बी मोनोसैकेराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। तो अलग अलग जो फॉर्म है यहाँ पे एक यूनिट का जो काम करते हैं वो ग्लिसराइड होते हैं, और इसी प्रकार से जो फैटी एसिड है वो मोनोग्लिसराइड, मतलब एक ग्लिसराइड लिए हो सकते हैं, 2 3 उसके बेस पे उनके नाम होते हैं अलग अलग। आल्सो कॉल्ड फैट एंड ऑयल बेस्ड ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, तो इनको फैट भी और ऑयल्स भी बोला जाता है। फैट सॉलिडिफाई होते हैं जबकि ऑयल लिक्विडफाई होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट कम ज़्यादा, यदि कम है तो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं लिपिड, तो ऑयल बोलते हैं उनको। यदि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको फैट बोला जाता है। फॉस्फोलिपिड, लिपिड हैविंग फॉस्फोरस, तो इसके पास फॉस्फोरस होता है लिपिड के पास, और फॉस्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, तो इनके अंदर कुछ कंपाउंड हैं वो भी फॉस्फोरिलेटेड होते हैं, फॉस्फोरस इनके ऊपर अटैच होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल है लेसिथिन। और यहाँ पे हम लिपिड है उसकी एक जनरल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे कोलाइन ग्रुप प्रेजेंट है, फॉस्फेट, उसके बाद ग्लिसरॉल यहाँ पे अटैच होते हैं, और जो ये जो 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 लैग टाइप में है ये इसकी आर ग्रुप होते हैं, अलग अलग आर ग्रुप इसके ऊपर अटैच होते हैं। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हैं वो एक साथ जब अटैच होते हैं
और ये अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग सब्सटेंस पाए जाते हैं, कोलिन, फॉस्फेलिन, फॉस्फेट, जैसे फॉस्फोलिपिड में फॉस्फेट पाया जाता है। तो एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो लिपिड का एक जर्नल स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स में जैसे हमने देखा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है। फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। सैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते, अनसैचुरेटेड के अंदर डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे एल्कीन, एल्काइन, यदि 10th क्लास में हमें वो ध्यान है तो वही होती है, एक स्ट्रक्चर कार्बन की चेन होती है जिसमें यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो अनसैचुरेटेड होता है, जबकि सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड ही पाए जाते हैं ओनली। और लिपिड्स हैं जो ग्लिसराइड्स हैं, ग्लिसराइड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स भी हो सकते हैं। और जबकि जो लिपिड्स हैं उनका एक फॉर्मेट नॉन ग्लिसराइड्स लिपिड होते हैं, यदि ग्लिसराइड नहीं है उनके पास, और कॉम्प्लेक्स लिपिड भी हो सकते हैं। नॉन ग्लिसराइड लिपिड्स के आगे एग्जांपल है जैसे वैक्स हैं, स्पिनोलिपिड हैं, स्पिनोहोलिपिड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, और जो स्पिनोहोलिपिड्स हैं ये आगे स्पिंगो माइलिन भी हो सकते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स हैं। अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं वो मिल सकती हैं लिपिड्स की अलग अलग फॉर्मेट के बेस पे, अलग अलग हम उसकी कंपोजिशन के बेस पे। जैसे कॉम्प्लेक्स लिपिड उसमें लाइपोप्रोटीन आ जाते हैं, प्रोटीन जब अटैच हो जाते हैं लिपिड्स के साथ उसको लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, जबकि ग्लूकोज जब अटैच हो जाता है उसको ग्लाइकोलिपिड्स बोला जाता है। और स्टेरॉइड भी एक प्रकार के लिपिड्स ही होते हैं। उसके बाद है नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग इन पॉलीमर, जो हमने अलग अलग बायोमैक्रोमोलिक्यूल पढ़े हैं, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसैकेराइड है, और लास्ट में जो लिपिड पढ़ा है। तो इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होती है, जो इनकी मोनोमर यूनिट होती हैं उनके बीच में बॉन्डिंग किस प्रकार की पाई जाती है वो हम देखेंगे अभी। तो पेप्टाइड बॉन्ड ये कहाँ पे पढ़ा था हमने, अमाइनो एसिड के बीच में पाया जाता है। तो लिंक अमाइनो एसिड को जोड़ता है बाय रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप है, उनके बीच में रिएक्शन होती है और रिएक्शन से ये पेप्टाइड बॉन्ड है वो बनता है। और इसके अंदर साथ में वाटर मोइटी है, एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है, जिसलिए इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं। पानी का अटने को ही डिहाइड्रेशन बोला जाता है। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होते हैं, ये पॉलीसैकेराइड में पाए जाते हैं, जो कि मोनोसैकेराइड को, इंडिविजुअल मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, और ये भी डिहाइड्रेशन से ही बनते हैं। इसमें भी वाटर का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये कहाँ पाए जाते हैं, 2 एस्टर बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट के बीच में 2 एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं, और हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी रहता है शुगर का, उसके साथ ये फॉर्म होते हैं ऑन द बोथ साइड। मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप है जो शुगर का, उसके दोनों साइड में ये फॉस्फेट है, साथ में 2 एस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाइएस्टर इसलिए बोला जाता है, एक फॉस्फेट 2 एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं शुगर के दोनों साइड में, तो उसको हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करते हैं। लिंक्स 3 डैश कार्बन ऑफ 1 शुगर टू 5 डैश कार्बन ऑफ नेक्स्ट शुगर ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड की, एक शुगर को दूसरे न्यूक्लियोटाइड की शुगर के साथ जोड़ते हैं। तो 3 डैश कार्बन का मतलब है जो कार्बन की चेन होती है शुगर के अंदर, उसका 3 नंबर का कार्बन जो नंबरिंग वगैरह की जाती है कार्बन की, और दूसरे जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी 5 डैश 5वीं कार्बन के साथ ही जोड़ने का काम करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, बिटवीन 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड। जो भी हमने डीएनए के स्ट्रक्चर देखे थे, जो स्टेप देखे थे, जो अलग अलग जो CD टाइप स्ट्रक्चर में, तो वो स्टेप किसकी वजह से बनते हैं, जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं वो पेयर करते हैं आपस में, और पेयरिंग किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, ये जब हाइड्रोजन किसी भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ आ जाता है तो उसकी पोलैरिटी में फर्क आ जाता है, चार्ज आ जाता है उसके ऊपर स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव। और जब दूसरा मॉलिक्यूल उसके पास में आता है और वहीं पे भी ऐसी पोलैरिटी पाई जाती है, तो हाइड्रोजन वहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। रियल बॉन्ड नहीं होता, बस ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। यहाँ पे इंटर मोलिकुलर पाए जाते हैं 2 मॉलिक्यूल के बीच में, और इसी के बेस पे जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वाटसन और क्रिक मॉडल में वो समझी गई है। हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे जो DNA है वो मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन A एंड T, एडेनिन और थाइमिन
के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जबकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में, जो कि ये नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। प्यूरिन और पैरिमिडिन हमने पढ़े थे। तो एडेनिन प्यूरिन में आ जाता है, थाइमिन पैरिमिडिन में आ जाता है। जो प्यूरिन है वो पैरिमिडिन के साथ बॉन्ड बनाता है, ए है वो टी के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि जो जी है सी के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो हम पिक से इनको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है किसके बीच में, एक अमाइनो एसिड इस साइड में और एक अमाइनो एसिड इस साइड में, और वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है। तो डाईपेप्टाइड बोलते हैं इसको, जिसमें 2 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होती हैं, उसको डाईपेप्टाइड बोला जाता है। और ये बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, और उसके बीच में से एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो चला जाता है, और ऑक्सीजन के द्वारा लिंक होते हैं दोनों मॉलिक्यूल। तो इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, ग्लूकोज की वजह से बनते हैं ग्लाइकोसाइडिक, मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं आपस में। उसके बाद है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो कि डीएनए में पाया जाता है। यहाँ पे एक जो शुगर है उसका 3' कार्बन है, और जबकि दूसरी शुगर है दूसरे न्यूक्लियोटाइड की, तो उसका 5वीं कार्बन है, उसके साथ बॉन्ड बनाता है, और इसमें फॉस्फोरस बीच में होता है। दोनों साइड में एक एस्टर बॉन्ड पाया जाता है, और उसके वजह से इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। वाटर इसमें भी रिलीज होता है, तो ये सारे डिहाइड्रेशन की वजह से बनते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हम यहाँ से समझ सकते हैं, जो अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अपने पास नाइट्रोजीनियस बेस लिए होती हैं। ये फॉस्फोरस है, ये शुगर हैं अलग अलग, डीऑक्सीराइबोज शुगर बोल सकते हैं, डी वर्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फॉस्फोरस फॉस्फेट ग्रुप है। तो जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसी का ही मॉडिफिकेशन है। जो पेंटोज 5 पेंटागन स्ट्रक्चर है ये पेंटागन है। और उसके बाद जो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, अलग अलग रिंग देखने को मिलती हैं जो छल्ले से देखने को मिलेंगे, जैसे बेंजीन टाइप की स्ट्रक्चर, वो क्या होती हैं, एडेनिन ग्वाइनिन थाइमिन साइटोसिन, अलग अलग नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। और एक जो चेन है पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड नहीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो चेन है, दूसरी चेन के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा अटैच होती हैं। और हम देख सकते हैं जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और जबकि थाइमिन और एडेनिन के बीच में भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ही मिलेगा, जबकि ग्वाइनिन साइटोसिन या फिर साइटोसिन ग्वाइनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो देखने को मिलते हैं।